ये हमारा चौथा पार्ट है, पार्ट 4। और हम कर रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 12। पुरानी वैल्यू जो बुक थी उसमें चैप्टर 15 है। तो इसका हमने 3 पार्ट कर लिए थे, आज चौथा पार्ट है और इसमें आज देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। हम ये देख रहे थे अप्रोचेस विद एनहेंस द क्रॉप यील्ड आर एस फॉलोइंग। हम ये देख रहे थे कि क्रॉप यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए और इसमें 3 चीज़ें थी। जैसे पहला था वैरायटी इम्प्रूवमेंट करके, ये हमने देख लिया। दूसरा था क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट करके, ये भी हमने देख लिया है। आज हम इस पे ये देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। जो हमारा चलेगा वो यही हुआ, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। और जब ये तीनों पूरे हो जाएंगे तो हमारा जो क्रॉप यील्ड कैसे बढ़ानी है वो पूरा अप्रोच पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीजेस, कॉस्ट ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिसीजेस, कॉस्ट ऑर्गेनिज्म एंड अदर हार्मिंग फैक्टर इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। ये जो डिसीजेस होती हैं उनसे बचाना और जिनकी वजह से ये होती हैं ऑर्गेनिज्म वगैरह की या दूसरे हार्मिंग जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो डिसीज़ हो जाती हैं उसको बचाने को बोला जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी किसी चीज़ को बस बचाना, सुरक्षा देना। अब मेथड यूज टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। तो कौन कौन से मेथड हमने इसमें यूज़ करते हैं? तो पहला है पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। तो सबसे पहला ये है पेस्ट कंट्रोल कर लो, जब उसकी ग्रोथ होती है तो तभी कंट्रोल कर लो। और दूसरा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो अगर हमने पेस्ट का कंट्रोल भी कर लिया और हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो गई और हमने वहाँ अनाज को बहुत सारा उगा भी लिया, रख भी दिया, लेकिन अगर जब तक आप उसे अच्छे से स्टोर नहीं करोगे, जैसे बाहर सड़क पे पड़ा रहेगा, सड़क मतलब खेतों में खुले में पड़ा रहेगा, तो उस पर कीड़े वगैरह लग जाएंगे। अगर आपने किसी गीली जगह पर रख दिया, बारिश हो गई तो सारा अनाज सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो पहला पेस्ट कंट्रोल तो आप शुरुआती चरण में कर लोगे, फसल काट भी लोगे, लेकिन अगर आपका स्टोरेज सही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उस अनाज का। पहला देखते हैं पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। ये हमारा पहला है इसी 2 टॉपिक में। तो पेस्ट इज ए डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म वैन विच कैन डिस्ट्रॉय और हार्म क्रॉप और प्रोडक्ट और obtained फ्रॉम देम। तो जो पेट्स होते हैं वो एक तरीके से ऐसे तबाह करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी जो क्रॉप होती हैं उनको हार्म कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर जो भी उससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको भी वो तबाह कर देंगे, हार्म कर देंगे, उसे सड़ा देंगे, गला देंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं पेस्ट। आपने देखा होगा दीमक वगैरह, घरों में दीमक लग जाती है तो पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं। तो यही सब चीज़ वाला पेस्ट है ये। अब टाइप ऑफ पेस्ट कौन कितने टाइप से होते हैं? एक तो होता है वीड्स, दूसरा इंसेक्ट, तीसरा पैथोजेंस। जो पैथोजेंस है वो, तो पहला वीड्स हो गए, अनवांटेड प्लांट्स को वीड बोला जाता है, अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड। जैसे कि जेंथियम, जैसे कि जेंथियम। और ये ऐसा दिखता है कुछ, ये आपने देखा होगा हर जगह। ये स्कूल में बच्चे लेकर के आते हैं, स्कूल में मिलता है और वहीं उग जाता है और किसी के बालों में चिपका देते हैं, बैग पर, स्वेटर पर चिपका देते हैं, पैक करके मारते हैं। हमने भी खूब इसके साथ मज़े करे हैं। तो ये एक तरह का वीड होता है और ये अनवांटेड प्लांट होता है और ये जो कल्टिवेटेड एरिया होगा उसमें अपने आप ही उग जाता है। तो ये ज़ैंथियम है, याद रख लेना। दूसरा है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट कैन हार्म प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज। इंसेक्ट कैसे हार्म कर सकते हैं प्लांट्स को? 2 तरीके से कर सकते हैं। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। वो उसको रूट को, स्टेम को और लीफ को खा जाएंगे, वो उनके लिए वो खाना होगा। दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो सेल सैप होता है वो वहाँ से वो पूरा खा जाते हैं, उनके लिए वो भी खाना होता है, जिससे वो आगे बढ़ते नहीं पाते या फिर आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब तीसरा आता है पैथोजेंस। तो एनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरस विच कॉज डिसीज इन प्लांट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जो भी बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, उसकी वजह से जो प्लांट्स होगा उसमें डिसीज पैदा हो जाएगी, उसे बोलेंगे पैथोजेंस। और दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर और सॉइल। ये एयर से, वाटर से और सॉइल से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। फॉर गेटिंग सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर दे आर स्टोर्ड इन सेफ स्टोरेज। अब कह रहा है कि भाई जब आप पूरे साल तक उस फूड को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उसे रखना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे घरों में हम एक साथ सामान ले आते हैं, फिर वो स्टोर करके रख लेते हैं और चलता रहता है 1 महीने, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक। ऐसे ही इतने बड़े देश में जब अनाज बहुत सारा पैदा होगा तो उसको पूरे सीजन तक चलाने के लिए भी उसे भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। और उस स्टोर करके भी कैसे रखना है? सेफ स्टोरेज रखना है।
बट ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स दे कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड वेस्टेड बाय वेरियस मीन्स। और लेकिन जब है ना ग्रेन्स की बात आती है तो वो है ना बहुत ख़राब हो जाते हैं और बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से। तो पहला है बायोटिक प्रॉब्लम्स, दूसरा है अबायोटिक प्रॉब्लम। तो बायोटिक प्रॉब्लम से कैसे इन्हें तबाह कर देते हैं ये ग्रेन्स वगैरह को। तो ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट, बर्ड, मीट और बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे चीज़ क्या करते हैं, बायोटिक होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल यानी जो इसमें जीवन होता है ये उनकी बात हो रही है। और ये इस जितना भी अनाज होगा, दाने होंगे, ये उनके लिए भोजन होगा और ये सब इसे खा जाएंगे। जैसे बर्ड्स हो गई, खेतों में अगर रख दोगे तो ये चिड़िया चुग कर ले जाएगी जगह। आप क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये वही वाला हिसाब है। अब दूसरा है अबायोटिक प्रॉब्लम और ड्यू टू नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया और ये नॉन लिविंग फैक्टर सच एज मॉइस्चर, इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर एटसेट्रा। तो जो भी इनअप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है, जैसे ज़्यादा गर्मी हो गई या फिर ज़्यादा ठंड हो गई, फसल ख़राब हो जाती है, ज़्यादा बारिश हो गई या बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, इस तरीके से। अब दीज फैक्टर अफेक्ट क्वालिटी डिग्रेडेशन, लॉस इन वेट, चेंज इन कलर और पुअर जर्मेबिलिटी। यानी इस सारे फैक्टर की वजह से जो इफेक्शन होता है उसका वो क्या होता है कि क्वालिटी एक तो कम हो जाती है, दूसरा जो वजन होता है बीजों का वो कम हो जाता है, जो भी फसल होगी उसके, जो भी अनाज आप पैदा करोगे उसमें उसका वजन कम हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। दूसरा, जर्मिनेबिलिटी ख़त्म हो जाती है उसकी, यानी आगे अगर इस बीज को फिर से आप उगाते हो तो इससे अच्छा पौधा नहीं बन सकता, और अगर पौधा बनेगा भी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब हम करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात करेंगे अब हम। अब यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ देयर ऑन डिसएडवांटेजेस। अब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने के ना उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दे कॉज पॉल्यूशन, डैमेज सॉइल फर्टिलिटी इन लॉन्ग रन, और ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स ऑप्टेन में कंटेन हार्मफुल केमिकल इन स्मॉल अमाउंट। तो ये पेस्टिसाइड और ये क्योंकि केमिकल्स ही होते हैं, और मैंने आपको पहले बताया था इससे पॉल्यूशन होता है, और ये जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी से जाकर के नीचे अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। और ये जो सॉइल फर्टिलिटी होती है तो लॉन्ग टर्म में ना इस सॉइल फर्टिलिटी को भी ख़राब कर देते हैं। इसके बाद जो ग्रेन्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स जो भी हम इस मिट्टी में उगा हुआ खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना हार्मफुल केमिकल आ जाते हैं, और जो ये बिल्कुल थोड़े से होते हैं जिससे हम ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही ना, अगर लॉन्ग टर्म तक आप इन्हें खाते रहोगे इसी चीज़ से तो आपको फ़र्क पड़ेगा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विद नो और वेरी लिटल यूज़ ऑफ केमिकल लाइक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसी का जो इस चीज़ को जो नेगेटिव पॉइंट थे उसको हटाने के लिए हम लेकर के आए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना सारी चीज़ों का ऑर्गेनिक तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई भी केमिकल नहीं होता, या फिर किया भी जाता है तो बहुत कम पैमाने पर किया जाता है। यानी इसके क्या जाता है कि अगर ऑर्गेनिक नहीं है कुछ भी तो आप केमिकल का यूज़ कर लो, लेकिन वो भी कम मात्रा में करो। अब नेक्स्ट देखते हैं वाई वेज ऑफ प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स बिफोर दे आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। अब फूड ग्रेन्स को आपको प्रोटेक्ट करने के तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पर, उसको आप फ्यूचर में यूज़ स्टोर करने से पहले। तो सबसे पहला आता है ड्राइंग और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फिर फेमिग्रेशन, और चौथा है स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम इन चारों के ऊपर बात करेंगे। ड्राइंग के ऊपर मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फ्यूमिगेशन और स्टोरेज डिवाइसेस। पहला है ड्राइंग, जैसे इसके नाम से पता चला सुखा दो सब चीज़ों को। द फूड ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। तो जो आप देखते हो जब फसल को काट लेते हैं, फसल जैसे ही खेत है इसको फसल उग रही है, अब जब इसे काटने के बाद क्या करते हैं, एक जगह ला करके इकट्ठा कर देते हैं और ऐसा पहाड़ सा बन जाता है और वो वहीं रखा रहता है कई दिनों तक। तो ऐसा रखने का इसका मतलब है कि उसे सुखा रहे होते हैं धूप में, और फिर उसके बाद उसे स्टोर किया जाता है। क्योंकि जो वैसी चीज़ होती है जो जिसमें थोड़ा सा नमी होती है उसमें अच्छे जब जल्दी से कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो ड्राइंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। द ग्रेन्स मस्ट नॉट कंटेन इंसेक्ट। जो ग्रेन्स होगा उसमें एक भी इंसेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने घरों में देखा होगा या गांव में जब वो गेहूं को बड़ी बड़ी टंकियों में रखते हैं तो उसमें कुछ नीम के पत्ते डाल देते हैं, तो जिससे है ना वो अगर कोई कीड़ा होगा तो भी मर जाएगा, क्योंकि अगर एक भी कीड़ा वहाँ रह गया तो वो बच्चे दे देगा और फिर वो सारा अनाज खा जाएंगे। द गोडाउन शुड बी क्लीन वेल। जो गोडाउन होते हैं, बड़े बड़े रखने वाले घर होते हैं जहाँ पे अनाज रखा जाता है, उन्हें गोडाउन बोलते हैं, तो वो बहुत साफ़ होने चाहिए। द क्रैक्स इन द रूफ एंड ऑन द वॉल्स एंड फ्लोर शुड बी सील्ड कम्प्लीटली। तो यहाँ पर जो रूफ है उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वॉल्स में भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, जो फ्लोर है वो भी अच्छे से सील होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी चीज़ टूट रही है जिससे नमी या कीड़े मकोड़े आ सके।
तीसरा है फ्यूमिगेशन, द गोडाउन्स एंड स्टोरेज should be properly sprayed with fumigants, especially the seeds should be treated with insecticides and fungicides. तो फ्यूमिगेशन क्या होता है? ये एक केमिकल स्मोक होता है जिसमें केमिकल का धुआं जो होता है वो पूरे गोडाउन वगैरह में और जहाँ पर भी स्टोर करके रख रहे हैं वहाँ उस केमिकल धुएं को छिड़का जाता है, जिससे जितने भी कीड़े वगैरह होंगे वो सब मर जाएंगे। ये मॉर्टिन की तरह ही है एक तरीके से, मॉर्टिन जलाएंगे तो सारे मच्छर भाग जाते हैं, फिर उस रूम में बैठने में ये आसानी होती है। वैसा ही है मॉर्टिन से, आप इसे याद रख सकते हो। चौथा है स्टोरेज डिवाइस, तो क्लीन एंड ड्राइड ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड इन गनी बैग्स और अदर प्रॉपर बैग्स। या तो गनी बैग में रख लो या फिर दूसरे जो प्रॉपर बैग है उनमें अच्छे से उसे पैक कर लो। एयर टाइट, मॉइस्चर रेसिस्टेंट एंड टेम्परेचर रेसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जिसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाए और बिल्कुल भी मॉइस्चर, अगर बाहर मॉइस्चर है तो अंदर बिल्कुल ही सूखा रहेगा, और टेम्परेचर रेसिस्टेंट, बाहर कैसी भी कुछ भी गर्मी पड़ जाए या बारिश पड़ जाए अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो ऐसे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, संगठनों ने बनाए हैं, ताकि हम इससे जितना भी फूड है उसको स्टोर करके रख सकें। अब हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि जितने भी पालतू जानवर होते हैं वो सारी चीज़ों को देखना, और सबके लिए एक टर्म है हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज ए साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन इफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम दैम। तो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है डोमेस्टिक एनिमल्स का। डोमेस्टिक जो घरेलू जानवर होते हैं उनको कैसे रखा जाए और जिसकी मदद से उनसे जो फूड मिलेगा, उससे जो खाना मिलेगा और जो दूसरे अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हम उसे कैसे अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग, तो इसके कुछ पर्पस हैं, वो हैं एक तो फॉर गेटिंग मिल्क। अगर आप कैटल फार्मिंग का मतलब होता है आपने जितने भी जानवर हैं उनको पाल रखा है, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, ये सब पाल रखा है, तो इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको कंडे मिलते हैं, कंडे मतलब जो गोबर करती है भैंस या गाय, तो उसको आप खाद बना सकते हो, तो वो और बेच भी सकते हो, जैसे हमने बताया था ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेच भी सकते हो, तो उससे और एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। और इसके साथ साथ जो उसका दूध होगा उसको हम यूज़ में भी लेकर के आ सकते हैं, और उस जो एक्स्ट्रा है उसे आप बेच भी सकते हो, तो इससे किसानों की ना आय बढ़ जाती है। तो पहला है फॉर गेटिंग मिल्क, दूसरा है प्लगिंग फील्ड, यानी आप उसे खेतों में भी चला सकते हो, खेत। और तीसरा है बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बुलक कार्ट जो होता है आप उसमें लगा दो और उसे खींचते हुए ले जाएंगे। तो इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है और टाइम सही है उसके पास तो आसानी रहेगी। तो तीन काम, तीन मेन वर्क होते हैं इसके कैटल फार्मिंग के। अब टाइप ऑफ कैटल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो काउ हो गया और एक बफेलो हो गया। मिल्च एनिमल और ड्रॉट एनिमल्स और लैक्टेशन पीरियड, ये तीनों के बारे में देखते हैं। तो मिल्च एनिमल्स, दिस इंक्लूड मिल्क प्रोडक्शन एनिमल्स, फीमेल कैटल, यानी जो दूध देते हैं उन वाले जानवरों को बोला जाता है मिल्च एनिमल, एम से मिल्क और एम से मिल्च। और दूसरा है ड्रॉट एनिमल्स, दोस एनिमल्स विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क एंड आर यूज फॉर एग्रीकल्चर वर्क। तो जो दूध नहीं देते लेकिन उनको किस काम में लिया जाता है? एग्रीकल्चर वर्क में लिया जाता है। तो जो मेल होंगे, मेल कैटल होगा वो इसमें आ जाएगा। तीसरा लैक्टेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ ए यंग वन एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। अब केयर ऑफ कैटल, हमारे जो जानवर हैं उनकी कैसे केयर करी जाए इसके बारे में। तो पहले क्लीनलीनेस और फूड, साफ सफाई, जैसे कि हम अपने आप को साफ रखते हैं वैसे ही हमें अपने जानवरों का भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब रूफ शेल्टर विद गुड वेंटिलेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड, यानी बारिश से बचाने के लिए, गर्मी से और ठंड से बचाने के लिए एक उनके पास है ना रूफ होने चाहिए, ऐसा जगह होने जहाँ पर भी वो रह रहे हैं तो उनके ऊपर छत हो और अच्छा वेंटिलेशन हो ताकि हवा अच्छे से पास होती रहे। दूसरा रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल, तो जो इसकी स्किन होती है उनको रेगुलर है ना ब्रशिंग करना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, उनमें कोई कीड़े वगैरह ना लग जाएं। तीसरा स्लोपिंग फ्लोर फॉर शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉजिंग, तो स्लोपिंग फ्लोर को नहीं रखना चाहिए आप, मतलब आपका अगर ऐसा फ्लोर रहेगा बिल्कुल सीधा और अगर यहाँ पे पानी गिर गया, आपको पता पानी गिरता रहता है, तो अगर इस पानी गिर गया तो यहाँ से है ना वो फिसल जाएंगे जानवर वगैरह, तो यहाँ पानी भर जाएगा, उससे बहुत बीमारी आ जाएंगी। तो इसलिए फ्लोर कैसा होना चाहिए? स्लो फ्लोर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा कि अगर पानी यहाँ गिरे तो सीधा निकल जाए, पानी भराव को बच जाएगा ऐसे में। और फूड,
रफेज मेनली कंटेन्स फाइबर। तो इसमें से कौन कौन से फूड में, तो पहले आता है रफेज। रफेज में कौन सा फूड आता है जो जिसमें फाइबर रेशे होते हैं, उसे रफेज बोला जाता है। कॉन्सेंट्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन, जो कॉन्सेंट्रेट्स होता है उसमें प्रोटीन आता है। और फूड कंटेनिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन और मिनरल फॉर एनहेंस मिल्क प्रोडक्शन। जो फूड में ना क्या क्या आता है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं जिससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ऐसा फूड हमें उसे देना चाहिए। अगर आपको केयर करनी है कैटल की, तो क्लीनलीनेस तो हो गया, साफ सफाई तो रख दी, लेकिन उसको खाना भी तो अच्छा देना चाहिए। तो ऐसा खाना देना चाहिए जिसमें फाइबर हो, जिसमें प्रोटीन हो और जिसमें विटामिन और मिनरल्स हो। ऐसा फूड हमें उसे देना चाहिए। नेक्स्ट है डिसीज कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। तो जब किसी को बीमारी हो जाती है, गाय वगैरह किसी कोई भी जानवर को, तो उससे उसकी एक तो मौत हो सकती है। अगर वो भी नहीं होगी तो उससे आपने देखा होगा उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। किसी अगर आपको नहीं पता है इसके में, तो किसी जानवर वाले डॉक्टर के पास चले जाना, या वहाँ हॉस्पिटल होते हैं सरकारी होते हैं, आप वहीं चले जाना। वहाँ पर है ना बहुत सारी गाय भैंस लेकर के आते हैं, बकरी वगैरह, और डॉक्टर उनका है ना देखभाल करता है। वो बोलते हैं ये मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है अब, या फिर दूध बहुत देना कम हो गया है। तो डॉक्टर जो होता है उसे इंजेक्शन लगाते हैं। और कुछ जानवरों के मालिक तो ऐसे होते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और मार्केट से ला करके इंजेक्शन खुद ही लगा देते हैं। तो जब वो एक जो हमें यहाँ पढ़ा था लैक्टेशन पीरियड चल नहीं रहा होता है, तब भी वो दूध ज़्यादा देती है। तो ऐसे जो इंजेक्शन होते हैं वो उसके लिए हार्मफुल होते हैं। अब पैरासाइट आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट में। तो पैरासाइट वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो या तो अंदर रह सकते हैं या बाहर रह सकते हैं। किसमें? जो अनदर ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि होस्ट। आपने देखा होगा वेनम वेनम मूवी में स्पाइडरमैन और वेनम, तो वो होस्ट होता है और पैरासाइट होता है। अब दे ड्राइव फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, और जो अपना वो फूड कहाँ से लेते हैं, अपने होस्ट से ही अपना फूड वो वहाँ से लेते रहते हैं। अब एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑन स्किन ऑफ कैटल कॉज स्किन डिसीज। तो जो स्किन में है ना, कैटल की स्किन में एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, वो स्किन डिसीज पैदा कर देते हैं उसमें। जैसे आपने टिक वगैरह देखी होगी जानवरों की, कुत्ते बिल्लियों में, ऐसे ही एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। अब इंटरनल पैरासाइट में जैसे कि वर्म कॉज स्टोमक एंड इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स एंड फ्लक्स कॉज लीवर प्रॉब्लम। तो ये वाली चीज़ें जो करती हैं पेट में या फिर इंटेस्टाइन प्रॉब्लम खड़ी कर देती हैं, और जिसकी वजह से लीवर प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो दो तरीके के होते हैं ये, एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर अगला आता है बैक्टीरिया बाय वायरस। बैक्टीरिया वायरस काउस इन्फेक्शन डिसीज। इनकी वजह से कौन सी डिसीज होती है? इन्फेक्शियस डिसीज होती है, जैसे कि डिसीज दैट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। तो वायरस और बैक्टीरिया से इन्फेक्शियस डिसीज होती है जो एक दूसरे से फैल सकती है। अब पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर एग्स और मीट। तो पोल्ट्री फार्मिंग से क्या क्या टर्म है उसका? जो एग और मीट से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसे पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। दे बोथ प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर डाइट। अब ब्रोइलर। अब बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड ब्रोइलर। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 weeks फॉर देयर फ्रॉम देयर बर्थ। तो ब्रॉयलर मीट के लिए उन्हें जो पाला जाता है बर्ड्स को, तो उसे ब्रॉयलर बोलते हैं। नेक्स्ट है लेयर्स। अब बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग्स आर कॉल्ड लेयर्स। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 20 weeks when sexual maturity has been attempted to lay eggs. मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड, यानी इनका आपस में ना क्रॉस ब्रीडिंग करते रहते हैं। अब ब्रीडिंग इज डन टू एनहेंस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हैंस। लाइक जो ब्रीडिंग होती है वो क्या करी जाती है, जो हैंस में कुछ प्रॉपर्टीज़ डेवलप करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप करने के लिए, जैसे कि मोर एंड बेटर क्वालिटी चिक्स, यानी उससे जो हैंस होंगी वो अच्छे, जो अंडे होंगे और अंडे से जो बच्चे निकलेंगे, चिक्स निकलेंगे, वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। दूसरा लो मेंटेनेंस, और उसमें ये मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा ब्रीडिंग इज़ डन टू प्रोड्यूस ड्रॉफ ब्रॉयलर मीट गिविंग बर्ड्स। तो ड्रॉफ ब्रॉयलर्स कौन से, अगर इनको यूज़ करते हैं हम क्रॉस ब्रीडिंग, तो इससे ना आपको मीट गिविंग बर्ड्स मिल जाएंगी। अब फीडिंग कॉस्ट इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्मिंग। जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है, मुर्गी पालन जैसा कि व्यवसाय होता है जिसमें मुर्गी वगैरह पाला जाता है, तो उस वाली फार्म में जो कॉस्ट होती है फीडिंग की, खाने की, वो बहुत सबसे ज़्यादा होती है। अब डॉफ ब्रॉयलर्स नीड लेस फूड एंड कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय 30%। अब क्योंकि डॉफ्स ब्रॉयलर होते हैं, यानी जो मीट गिविंग बर्ड्स होती हैं,
वो फूड की कॉस्ट को 30% तक कम कर देती हैं। आल्सो दे कैन टॉलरेट मोर हीट, और वो है ना ज़्यादा हीट को भी, गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। अब हम देखेंगे फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू आवर डाइट। तो जो फिश प्रोडक्शन है वो प्रोटीन का सोर्स है हमारी डाइट में। फिश प्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप का होता है। फिन्ड फिश प्रोडक्शन या ट्रू फिश प्रोडक्शन, दूसरा अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन। ये दो टाइप देखते हैं हम। अ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ cartilaginous and bony fishes such as pomfret, tuna, बिकॉड, कैटला, प्रॉन और रोहू। ये ऐसी फिश हैं जिनकी है ना कार्टिलेज वगैरह होती है और जिनमें हड्डी वगैरह होती हैं। तो ऐसी फिश का प्रोडक्शन होता है, उसे फिन फिश प्रोडक्शन बोला जाता है। दूसरा है अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ शैल फिश सच एज प्रॉन्स और मुलस्क, इनका जो शैल फिश होती हैं इनमें हड्डी वगैरह नहीं होती, ऊपर ही भारी शैल होता है, उसको बोला जाता है अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन। फिशिंग आर टू टाइप्स ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस। अब फिशिंग भी दो टाइप की होती है, जैसे कि पहला कैप्चर फिशिंग, दूसरा कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग। तो कैप्चर फिशिंग है नेचुरली लिविंग फिशिंग इन वेरियस वाटर बॉडीज आर कैप्चर्ड। तो जो नॉर्मली जो पानी में रहने वाली मछलियाँ होती हैं, वैसे तो सारी पानी में ही रहती हैं, तो जो नेचुरली होती हैं लिविंग फिशेस होती हैं, तो उससे पकड़ा जाता है, तो कैप्चर फिशिंग हो गया। जैसे बड़े बड़े समुद्रों में चले गए या फिर नदियों में चले गए, वहाँ से जाकर पकड़ लिया, तो वो आ गया कैप्चर फिशिंग यानी पकड़ना। और कल्चर फिशिंग का मतलब होता है आपको पाल रहे हो। तो फिशेस ऑफ डिज़ायर्ड वेराइटी आर कल्टिवेटेड। तो जो डिज़ायर वेराइटी फिशेस को आप पालते हो, वहाँ पे उनको, जैसे मुर्गी पालन होता है ऐसे मछली पालन होता है इन कन्फाइंड एरियाज विद एटमोस्ट केयर ऑफ गेट मैक्सिमम यील्ड। दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्वाकल्चर। और इसे भी क्या बोला जाता है, एक्वाकल्चर बोला जाता है कल्चर फिशिंग को। इसमें आप है ना अपनी मनपसंद मछली को पालते हो जिससे कमी ना पड़े। अब एक्वाकल्चर कैन बी डन इन ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। ये इन सभी में हो सकता है। ओशन में भी हो सकता है, रिवर्स में भी हो सकता है, लेक में भी, पॉन्ड में भी। अब व्हेन इट इज़ डन इन ओशंस इट इज़ कॉल्ड मैरीकल्चर। जब ये ओशन में होता है तो क्या बोलते हैं उसे, मैरीकल्चर बोला जाता है। अब मरीन फिशिंग। मरीन फिशिंग इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन इन पॉन्ड्स, रिवर एंड रिजर्वायर्स। अब पॉपुलर मरीन फिशेज इंक्लूडिंग पॉम्फ्रेट, ट्यूना, सार्डिन्स और बॉम्बे डक। Some costly fishes found in sea like newtels, prawns, seaweed और oysters, ये सारे फिशेस के नाम हैं। अब यूजिंग सैटेलाइट रीजन्स ऑफ हाई फिश पॉपुलेशन इन सी कैन बी फाउंड। अब सैटेलाइट की मदद से हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन है जहाँ पर है ना हाई फिश पॉपुलेशन पाई जाती है। अब इको साउंडर्स आर आल्सो यूज्ड। इसके लिए इको साउंडर्स का भी यूज़ किया जाता है, जिससे आवाज़ टकरा के वापस आती है, इको हो जाती है, आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है फिशेस की। अब इनलैंड फिशिंग पता ही होगा जो लैंड पर करते हैं। इट इंक्लूड फिश प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, रिवर और लेक्स, ये फ्रेश वाटर पर होता है और रिजर्वायर पर भी। एंड ब्रैकिश वाटर, फॉर एग्जाम्पल एस्चुरीज, जो ब्रैकिश वाटर होता है वो वहाँ पर भी, जब समुद्र का पानी, जैसे ये समुद्र है, तो ये समुद्र का पानी जब अंदर की तरफ आ जाता है और यहाँ इकट्ठा होने लग जाता है, तो इस एरिया में जब आप फिशिंग करते हो तो उसे बोलते हैं एस्चुरीज और उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। अब कंपोजिट फिश कल्चर दूसरा देखते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर पे। तो 5 to 6 वेराइटी इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। तो एक ही सिंगल फिश पॉन्ड में 5 से 6 वेराइटी इसमें आप कर लेंगे, डाल देंगे और उन्हीं की खेती करेंगे। अब दे आर सेलेक्टेड, वो सेलेक्टेड होते हैं सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड। और ये ऐसे सेलेक्टेड होती हैं कि एक दूसरे को खाई नहीं, ठीक है, नहीं तो भाई बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी, तो ऐसी होती हैं कि एक दूसरे को खाती नहीं है। दे शुड हैव डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट, और उनको जो फूड रिक्वायरमेंट भी वो अलग अलग होती है। जैसे अगर 5 टाइप की मछली, आपने 5 टाइप की मछली 5 डाल दी, तो एक के लिए अगर फूड डालोगे, जैसे इस मछली के लिए फूड डाला आपने, तो वो यही मछली खाएगी, दूसरी नहीं खाएगी, समझे। फिर दूसरा फूड डालोगे जैसे इस वाली मछली के लिए, तो यही खाएगी। तो इस तरीके से सबकी फूड रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ फिश, एग्जाम्पल क्या क्या है, पहला है कटला, रोहू और मिरीगल्स। अब ये काटला जो है फीड्स इन द अपर पार्ट ऑफ वाटर, तो ये अपर पार्ट ऑफ वाटर में रहती है ये। और जो रोहू है फीड्स इन मिडल पार्ट ऑफ द वाटर। तीसरा है मिरीगल्स, कॉमन कार्प्स,
ये दोनों हैं, ये फीड एट बॉटम, ये बॉटम में रहती हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में जो रहती है पानी के, ये पहली वाली हुई काटला, दूसरे मिडल पार्ट में रहती है जो बीच में रोहू, और जो मृगल्स और कॉमन कार्प्स होते हैं ये रहते हैं आपके बॉटम में बिल्कुल नीचे। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी मछली बिल्कुल पानी के समुद्र के नीचे पाई जाती है, बीच में पाई जाती है, या सबसे ऊपर पाई जाती है। अब एडवांटेजेस ऑफ फिशिंग, तो इसका मतलब एडवांटेजेस के क्या होते हैं, इसके मोर यील्ड मिलती है, इससे ज़्यादा पैदावार हो सकती है। प्रॉब्लम ऑफ फिशिंग, तो मैनी फिशेस ले एग ड्यूरिंग मानसून ओनली। तो ज़्यादातर जो फिश होती हैं वो अपने अंडे क्या कब देती हैं, मानसून में देती हैं। अब ड्यू टू विच नंबर ऑफ फिशेस विल नॉट ग्रो फास्ट, और इसकी वजह से ना ज़्यादातर जो फिशेस होती हैं वो बढ़ नहीं पाती। सो हार्मोनल स्टिमुलेशन इज़ यूज, इसलिए हार्मोनल स्टिमुलेशन का यूज़ किया जाता है, यानी इसमें ना हार्मोन्स में चेंज कर दिया जाता है मछलियों के, और जिसकी वजह से वो अंडे पहले ही दे देती हैं। अब यूजिंग दिस फिशेस कैन बी मेड टू रिप्रोड्यूस एनी टाइम, तो इसकी वजह से है ना हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से तो वो कभी भी बच्चे या अंडे दे देंगी, तो रिप्रोड्यूस कर देंगी। अब नेक्स्ट करेंगे हम बी कीपिंग। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, कैरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज। तो बी कीपिंग में हनी बीज को रखा जाता है और इसे संभाल के रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है और उनका मैनेजमेंट किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। तो इनसे क्या क्या दो चीज़ें मिलती हैं, हनी बी और वैक्स, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। अब मैनी फार्मर्स यूज़ बी कीपिंग फॉर एडिशनल स्मॉल इनकम। तो जो फार्मर्स होते हैं ज़्यादातर वो बी कीपिंग का यूज़ करते हैं थोड़ी सी और पैसा कमाने के लिए, ताकि उसका खर्चा वगैरह चल सके। सो देयर आर बिग फार्मर्स कॉल्ड एपियरीज बी फार्म्स। एपियरीज हमने पीछे देखा था, जो बी फार्म होते हैं वो बड़े बड़े फार्म्स को बोला जाता है। अब एपियरीज, द सेटिंग up of a number of beehives in a desired location in a systematic manner that allows maximum pollen and nectar collection। तो जो बिल्कुल ही एपियरी वही है, बड़े बड़े फार्म होते हैं जिसमें आप बी को यूज़ करते हो डिस्क्राइब लोकेशन पे, जो भी डिज़ायर्ड लोकेशन है आपकी वहाँ उसे रख लो, और एक सिस्टमेटिक मैनर से आप उसका जो मैक्सिमम पोलन है नेक्टर कलेक्शन जिससे हो सकता है। इससे दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। अगर आप बी कीपिंग कर रहे हो, बी फार्मिंग कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो फूलों का नेक्टर वगैरह होता है और जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन और नेक्टर, तो उससे कलेक्शन भी बढ़ता है और इससे ना जितना भी ये पौधों में, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन भी होता है। अब सम कॉमन इंडियन वेराइटीज ऑफ बीस इंक्लूड एपिस, कार्ना इंडिका, यानी इंडियन बी है ये, और दूसरा रॉक बी, और तीसरा लिटिल बी फ्लोरल। ये तीन बी हैं, एक इंडियन बी ध्यान रख लेना, इसका नाम पूछा जा सकता है। अब वन इटालियन वेराइटी मेलिफेरा इज आल्सो यूज इन इंडिया फॉर कमर्शियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अभी पूछा जा सकता है कौन सी इटालियन वेराइटी है, तो मेलिफेरा, इसका यूज़ किया जाता है इंडिया में कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। अब एडवांटेजेस ऑफ इटालियन वेराइटी मेलिफेरा, तो इटालियन जो वेराइटी है मेलिफेरा उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, तो हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, तो इससे आप है ना ज़्यादा हनी कलेक्शन कर सकते हो। दूसरा दे प्रोड्यूस फास्ट, और वो जल्दी बच्चे भी दे देते हैं। दे स्टिंग लेस, जो वो काटते हैं वगैरह, जो वो काटते हैं तो वो बहुत कम काटते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं कि जब आप हनी निकालने जाओगे तो वो नहीं काटेंगे। अब दे स्टे इन अ बी हाइव फॉर लॉन्ग, और वो है ना ज़्यादा दिनों तक बी हाइव में ही रहते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं, इसलिए यहाँ पर इंडिया में भी इन्हें अपनाया जा रहा है। अब हनी, इट इज़ डेंस स्वीट लिक्विड, ये बहुत गाढ़ा स्वीट लिक्विड होता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन, इसका मेडिसिन में यूज़ है। इट इज़ यूज एज शुगर के तौर पे भी इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसे सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी देखा जाता है, जिससे आपको ताकत मिलती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पास्टरेज, यानी घास वगैरह के जो मैदान होते हैं। पास्टरेज इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। तो ये अवेलेबिलिटी होती है फ्लावर्स की, यानी जो घास के वगैरह मैदान होंगे और खुले मैदान होंगे जहाँ फूल वगैरह लगाए गए होंगे, उसको उसको टर्म बोला गया है। और यहाँ पर बीज के लिए नेक्टर और पोलन कलेक्शन मिलता है, जो उनका खाना होता है, क्योंकि अगर ये खुद खाएंगी जब भी तो हमें भी खाना देंगी। तो जब ये हमारे इन पर फ्लावर्स होंगे, मैदान होंगे, बड़े बड़े फूल लगे होंगे, तब ये वहाँ से नेक्टर वगैरह पोलन के लिए इकट्ठा करेंगी, तभी ये शहद वगैरह बनाएंगी। अब pastorate of flora is the type of crop, flower or other plant from which bee collects nectar and pollen to produce honey। तो pasture of flora
ये एक तरीके का होता है क्रॉप, एक ही तरह की क्रॉप ही होती है जिसमें फ्लावर और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उसको लगाया जाता है, जिसमें से कि है ना बी क्या करती है, नेक्टर और पोलन को कलेक्ट करती है जिससे वो हनी बनाती है। अब इट इफेक्ट्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ हनी बिकॉज different flora produce nectar and pollen of different types such as almond honey. Almond honey of Kashmir is very tasty. तो इसमें भी बताया गया है कि इस हनी का भी कहते हैं ना असली हनी है या असली हनी नहीं है। हनी तो वैसे नकली भी होते हैं, असली भी होते हैं, लेकिन जो असली वाले भी होते हैं उसमें भी बहुत सारे अलग अलग तरह की क्वांटिटीज होती हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बीस होती है ना वो अलग अलग तरह से जो पोलन और नेक्टर को जब लेती हैं तो अलग अलग तरह का हनी प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आलमंड हनी ऑफ कश्मीर, तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होगा। तो अगर कभी आप मार्केट में जाओ तो आप ये वाला खरीदना, आलमंड हनी ऑफ कश्मीर, तो आप देखोगे ये बहुत महंगा भी होगा। तो हमारा ये चैप्टर हो गया है ख़त्म पूरा, बहुत बड़ा चैप्टर था ये। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये हमने पूरा देख लिया है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, तैयारी रखना अपनी।